क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद है? क्या T1 वेटेड T2 वेटेड तक हम आ गए थे? चलो एक बार जस्ट हम ये देखते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी का एक सिंगल हाइड्रोजन प्रोटॉन है। इस प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और स्पिन मोशन है। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस स्पिन मोशन, ये स्पिन मोशन जो कि क्या है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। स्पिन मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन ये क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट। और जहाँ कहीं पे भी करंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और इस बेस पे हमने देखा कि इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन हमारी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेट अवेलेबल है। क्लियर है? हमारी बॉडी में मैग्नेट कहाँ से आए, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन। ठीक है, तो जहाँ कहीं पे भी हाइड्रोजन प्रोटॉन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और हमारी बॉडी में छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट। लेकिन जब तक ये हमारी बॉडी में होते हैं इनका डायरेक्शन रैंडम होता है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। स्पिन मोशन यूनिफॉर्म है लेकिन इंडिविजुअली, जैसे कोई स्पिन कर रहा है तो इस डायरेक्शन में कर रहा है, कोई स्पिन कर रहा है तो इस डायरेक्शन में कर रहा है, कोई स्पिन कर रहा है तो इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो इंडिविजुअली ये अपने आप में छोटे एक टाइनी मैग्नेट्स हैं, बट ओवरऑल कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, ये सारे रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और एक दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैंसिल करके रखते हैं। क्लियर है? जैसे ही हमारी बॉडी में, जैसे ही हमारी बॉडी हमारी मशीन के अंदर जाती है, मशीन के अंदर जाते ही ये सारे के सारे मेन मैग्नेट के डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। अलाइंड होने के साथ साथ ये अपनी एक्सिस पे मूवल करना शुरू कर देते हैं। रीजन क्या है कि ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की स्ट्रेंथ काफ़ी वीक है और मेन मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। और इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद ये टाइनी मैग्नेट्स अपनी एक्सिस पे वोबलिंग करने लगते हैं, जिसको आप प्रिसीजन बोलते हो। मैग्नेट का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा रहेगा ये प्रिसीजन उतना ही ज़्यादा होगा। और प्रिसीजन एक सेकेंड में कितनी बार कर रहा है इसको हम बोलते हैं प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी। और ये प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ। ठीक है, मैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ये प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगा। ठीक है, अब अब वापस चलते हैं। ये सारे के सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन अलाइंड होने के बाद ये अपनी एक्सिस पे स्पिन तो कर ही रहा था, बट ये क्या कर रहा था, ये वोबल भी कर रहा था। ठीक है, दिस वेरी वोबलिंग मोशन इज नॉन एज प्रिसीजन। और ये प्रिसीजन एक सेकेंड में कितनी बार होगा इसको हम बोलते हैं प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी। और ये प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी जिसको आप W0 से डिनोट करते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से। अगर आप इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हो तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल इक्वल करते हो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल के आता है, जिसको आप बोलते हो गायरोमैग्नेटिक रेशियो। एक्चुअली ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो है क्या, ये मैं आपको और बेटर वे में एक्सप्लेन करता हूँ। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है उसकी बॉन्डिंग, फैट के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है उसकी बॉन्डिंग,
मसल के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है उसकी बॉन्डिंग, बोन के अंदर है उसकी बॉन्डिंग, मसल, बोन, फैट, वाटर चारों के अंदर जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है उनका जो केमिकल इन्वायरमेंट है सभी जगह क्या एक जैसा है? वाटर का लूजली अटैच है, वहाँ पे प्रेसिनल फ्रीक्वेंसी अलग होगी। मसल का टाइटली अटैच है, वहाँ की प्रेसिनल फ्रीक्वेंसी अलग होगी। बोन का उससे अलग होगा, फैट का अलग होगा। इवन कि मसल में भी, मसल के अंदर भी अगर कोई टाइटली अटैच है तो उसकी प्रेसिनल फ्रीक्वेंसी, उसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग होगा, ठीक है। और इनका केमिकल इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट होगा। ये तो आप टिश्यू की बात कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो, ये वाला सिंगल है ये, तो इस लेवल पे अगर आप बॉन्डिंग देखोगे क्या हुआ, ये जो बॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो सिंगल बॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल इन्वायरमेंट टोटली अलग है। यहाँ पे इनके पूरे ये जो भी एलिमेंट है केमिकल है, इसका केमिकल इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। अगर यहाँ पे बॉन्डिंग डबल हो जाए तो इस पूरे, अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ तो ये क्या होगा, इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग हो जाएगा। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ तो ये सिंगल फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, अलग हो जाएगी। तो जैसे ही आपका केमिकल चेंज हो रहा है, बॉन्डिंग चेंज होगा, नंबर ऑफ एटम चेंज होंगे, तो उसकी अपनी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। तो एटॉमिक लेवल से लेके आप टिश्यू के लेवल तक हर जगह प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक जैसी नहीं होगी। और इस प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी का रीजन अलग अलग होने का क्या है कि ये स्पेसिफिक फॉर नॉट ओनली टिश्यू, टिश्यू के लिए तो है ही, टिश्यू के साथ साथ एक केमिकल के लिए भी क्या है, स्पेसिफिक। वैसे टिश्यू स्पेसिफिक बोलते हैं क्योंकि हम एमआरआई में जो इमेज लेते हैं वो टिश्यू का लेते हैं, केमिकल का नहीं लेते, तो हम टिश्यू स्पेसिफिक बोलते हैं। क्लियर? चलो, तो ये आई थिंक हम यहाँ तक हम कल ऑलरेडी देख चुके थे। गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है ये टिश्यू स्पेसिफिक होता है और ये किस पे डिपेंड करता है, केमिकल इन्वायरमेंट के ऊपर। केमिकल इन्वायरमेंट जितना कॉम्प्लेक्स रहेगा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो अलग, वाटर का अलग है, फैट का अलग है, मसल का अलग है, बोन का अलग है, सभी का केमिकल इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। देखो इसमें दो चीजें हैं, इसमें ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। अब बात हुई ये लार्मर फ्रीक्वेंसी या प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी की, ये प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, ओनली गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो अगर चेंज होगा तो ये चेंज होगा, क्योंकि ये तो 1.5 टी है तो 1.5 टी ही रहेगा, 3 टी है तो 3 टी ही रहेगा। पेशेंट के वजह से क्या चेंज होगा, सिर्फ ये, और इसके बेस पे डिपेंड करता है प्रिसिजनल या लार्मर। क्लियर है? चलो, और ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो टिश्यू स्पेसिफिक होता है, यानी हर टिश्यू का अलग अलग होगा। टाइटली अटैच है अलग होगा, लूजली अटैच है अलग होगा, वाटर है अलग होगा, मसल, फैट, बोन सबका अलग अलग होगा। डन? यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही हमारी बॉडी एमआरआई मशीन के अंदर जाती है तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से हम उसे रीड नहीं कर पा रहे। तो रीड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ये हमारा बोर है, बोर के अंदर ये मैग्नेट है, सॉरी बोर के अंदर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम आरएफ पल्स लगा रहे हैं।
RF पल्स को कल मैंने डिफाइन किया था, एक बार मैं इसे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आप ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ से लगा रहे हो, इस फोर्स का काम क्या है, मेन मैग्नेट से हाइड्रोजन प्रोटॉन के डायरेक्शन को चेंज करना। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से आप उसे रीड नहीं कर पा रहे थे, तो आपने इसका डायरेक्शन चेंज किया, उसके बाद इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, अब ये ऑफ कर दिया, फिर ये वापस आएंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे और इको देंगे, बट एक इको से पूरी इमेज हमें नहीं मिलती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी, ये RF पल्स दोबारा देना पड़ेगा, फिर से ऑफ करना पड़ेगा, फिर इको आएंगे। ये इको कब तक हमें मिलते रहेंगे, जब तक हमारा ये जो इस इमेज के अंदर जितने भी पिक्सल हैं सारे पिक्सल फिल ना हो जाए। ये जो इमेज बनी है, इस इमेज में दो लाइन है, एक है वर्टिकल लाइन और दूसरी है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं फेज। ये फ्रीक्वेंसी की लाइन और ये फेज की लाइन, इस फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों की लाइन को मिला के हम बोलते हैं फेज। बात समझ गई? के स्पेस कुछ भी नहीं है, एक फ्रीक्वेंसी, एक लाइन ऐसे है, एक पिक्सल को बनाने के लिए दो लाइन चाहिए, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इन दो, इस लाइन को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको फेज बोलते हैं, इसको के स्पेस बोलते हैं और इसी को हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, फेज इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर आपका फेज 256 है और फ्रीक्वेंसी 256 है, तो दिस इज द साइज ऑफ योर मैट्रिक्स। और ये के स्पेस, के स्पेस एक इमेजिनरी स्पेस है। जस्ट आते हैं वापस, के स्पेस एक इमेजिनरी, जस्ट इमेजिन किया हुआ स्पेस है, जो कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के थ्रू फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एक मेथड होता है जिसमें कहाँ पे पहले इको जाएगा, पहला जो इको जाएगा, सिग्नल जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, ये डिसाइड करता है। ये जस्ट एक इमेजिनरी स्पेस है। इसमें ये माना गया है कि इसमें एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम फेज बोलते हैं। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों मिला के बनाती है हमारी के स्पेस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल डिसाइड करता है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की लाइन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ फेज की लाइन कितनी है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और फेज बढ़ेंगे तो ये पिक्सल बढ़ेंगे, कम होंगे तो पिक्सल कम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल पिक्सल कम होगा तो साइज ऑफ पिक्सल क्या होगा, बड़ा होगा। इतनी ही स्पेस में नंबर ऑफ टोटल फेज और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, यानी टोटल नंबर ऑफ पिक्सल हम बढ़ा दें, तो पिक्सल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है? ये जो भी इको निकलता है, ये इको जाके इसके स्पेस के एक सिंगल पिक्सल को फिल कर, ठीक है, लेकिन एक सिंगल पिक्सल के फिल होने से पूरी इमेज नहीं मिलेगी। ये तब तक रिपीट होता रहेगा ये प्रोसेस जब तक कि ये पूरा के स्पेस फिल ना हो जाए। क्लियर है? डन। वापस चलते हैं, इस पे हम एक बार और इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें फोर्स लगाना है तो हमें ऐसा मैग्नेटिक फोर्स चाहिए जिसको हम ऑन और ऑफ कर सकें। तो हमारे पास तीन तरह के मैग्नेट हैं, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और सुपर कंडक्टिव। परमानेंट तो आप ऑन ऑफ कर नहीं सकते, सुपर कंडक्टिव को ऑन ऑफ करने के लिए क्विंचिंग करनी पड़ेगी। तो आपके पास सिंगल ऑप्शन क्या बच रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जिस बॉडी पार्ट का भी हमें स्कैन करना होता है, उसी बॉडी पार्ट के हाइड्रोजन एटम को हमारे को एक्साइट करना है, उसी से सिग्नल चाहिए ना, पूरी की पूरी बॉडी से तो सिग्नल नहीं चाहिए। स्कैन के लिए हम बॉडी को अंदर ले गए, सारे के सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन क्या हुए, जितना बॉडी पार्ट गया सभी डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, लेकिन हमें पूरी बॉडी से इमेज नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं,
बॉडी के जिस पार्ट से भी इमेज चाहिए उसी बॉडी पार्ट के शेप के अकॉर्डिंग हम एक अलग से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर उस बॉडी पार्ट को फिक्स करते हैं। ठीक है, जैसे आप जिन्होंने भी एमआरआई की मशीन देखी है, ब्रेन के लिए अलग से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की कॉइल होती है, एब्डोमेन के लिए अलग होती है, नी जॉइंट के लिए अलग होती है। तो जिस बॉडी पार्ट का भी स्कैन करना है उसके अकॉर्डिंग हम अलग से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम क्या होगा कि जितने एरिया का स्कैन है वहाँ के हाइड्रोजन एटम को डायरेक्शन को चेंज कर दे। रेस्ट हाइड्रोजन एटम वैसे ही रहेंगे, जितने एरिया पे वो कॉइल काम करेगा सिर्फ और सिर्फ उसी का डायरेक्शन चेंज होगा और इको भी हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही से मिलेगा। ठीक है, अगर आप रिस्ट कर रहे हो तो जितना पार्ट कॉइल के अंदर गया है उसी का सिग्नल आएगा, बाकी का सिग्नल नहीं आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने यूज़ किया, ये इस पे फोर्स लगाए, इसके लिए मैंडेट है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके हाइड्रोजन प्रोटॉन की प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी से मैच करे। जब तक ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी ये फोर्स हाइड्रोजन प्रोटॉन के ऊपर नहीं लगेगा। क्लियर है? फोर्स की स्ट्रेंथ दूसरी चीज़ है, दो चीज़ें, एक तो फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी, दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। फ्रीक्वेंसी सिर्फ ये डिसाइड करता है कि ये फोर्स इस पर लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। फ्रीक्वेंसी इस प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए, अगर मैच करेगा तभी ये फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, 10 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, ये डिग्री में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसकी ताकत इतनी है कि 180 डिग्री तक मोड़ दे, तो हम इस फोर्स को नाम देंगे 180 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इस फोर्स को हम नाम देते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। इसमें दो वर्ड है, एक है रेडियो फ्रीक्वेंसी और दूसरा है पल्स। पल्स हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक फिक्स टाइम इंटरवल पे हम इसे ऑन और ऑफ कर रहे हैं, यानी ये पल्सेटाइल मोशन है। पल्सेटाइल मूवमेंट, पल्सेटाइल एक्टिविटी क्या होती है, जो एक फिक्स टाइम इंटरवल पे ऑन ऑफ होता है। तो ये भी एक फिक्स टाइम इंटरवल पे एक बार ऑन करेंगे फिर ऑफ करेंगे फिर ऑन करेंगे, तो इसलिए इसका इस फोर्स का नाम दे दिया पल्स। नेचर वाइज सिंपल ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं होता, सिंपल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया रहता है, वो भी किस शेप का, जिस बॉडी पार्ट का स्कैन करना है उसके अकॉर्डिंग कि वो बॉडी पार्ट इजीली उसमें फिक्स हो जाए। ब्रेन के शेप का है तो हम उसे नाम देते हैं ब्रेन कॉइल, नी के शेप का है तो नाम दे दिया नी कॉइल, लेकिन नेचर वाइज सभी कॉइल एक ही है। ठीक है, एब्डोमेन के लिए है तो एब्डोमेन कॉइल, एरिया अगर बड़ा है तो कॉइल का साइज बड़ा होगा। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वर्ड कहाँ से आया, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है, ये फ्रीक्वेंसी का रेंज हमारे रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके रेंज से मैचिंग करते हैं। रेडियो वेव कौन से, जो हमारे ट्रांजिस्टर वगैरह की जो होती है ना, रेडिएशन वाला नहीं है ये, रेडिएशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसमें रेज वाली बात नहीं है, ये वेव साउंड वेव्स वाले हैं। ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी हमारे रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स यानी आरएफ पल्स। क्लियर है? ठीक है, तो इसका आरएफ पल्स नाम कैसे पड़ा समझ में आया? ये
करना क्या है, जैसे आपकी बॉडी एमआरआई मशीन के अंदर जाती है, पूरे के पूरे हाइड्रोजन प्रोटॉन अलाइंड हो जाते हैं, लेकिन पूरी बॉडी पार्ट से हमें स्कैन नहीं चाहिए, हमें किसी पार्टिकुलर एरिया के ही सिग्नल चाहिए। ठीक है, तो आप जिस पार्ट का भी स्कैन करना चाहते हैं उस पार्ट के शेप के अकॉर्डिंग एक अलग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से उस बॉडी पार्ट के हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं, डायरेक्शन को रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से चेंज कर देते हैं, मेन मैग्नेट के डायरेक्शन से उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। क्लियर है? उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कॉइल बोलते हैं, आरएफ कॉइल। इसको हमने क्या नाम दिया, क्यों नाम दिया आरएफ कॉइल? क्योंकि इससे जो फोर्स निकल रहा है उसको हम बोल रहे हैं आरएफ पल्स। आरएफ पल्स क्यों बोला? क्योंकि एक पार्टिकुलर फिक्स टाइम इंटरवल पे ऑन ऑफ कर रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। तो जिस जिस में इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल से आरएफ पल्स निकलेगा उसे हम बोलेंगे आरएफ कॉइल। आरएफ कॉइल के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे दूं। आरएफ कॉइल हमारे मेनली दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। जो एक आरएफ को ट्रांसमिट कर रहा है और दूसरा उससे ये जो इको मिल रहे हैं उसको ये रिसीव करके आपके कंप्यूटर को दे रहा है। एक तो आपके बॉडी के हाइड्रोजन प्रोटॉन को एक्साइट कर रहा है, दैट इज ट्रांसमीटर। उसके बाद ऑफ करने के बाद जो हाइड्रोजन प्रोटॉन से सिग्नल निकल रहे हैं उनको रिसीव कर रहा है, दैट वेरी कॉइल इज नोन एज रिसीवर। तो सिंगल चैनल कॉइल में या तो ट्रांसमिट करता है या रिसीव करता है। ठीक है, तो वो एक सिंगल चैनल कॉइल होती है जिसमें ट्रांसमिट ओनली, वो सिर्फ ट्रांसमिट करेगा। दूसरा होता है रिसीव ओनली, जो रिसीव करेगा। एक होता है ट्रांस रिसीवर, जो ट्रांसमिट भी करेगा रिसीव भी करेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट ओनली, रिसीव ओनली सिंगल चैनल होते हैं। जो मल्टी चैनल होते हैं वो ट्रांस रिसीवर होते हैं, वो ट्रांसमिट भी करते हैं रिसीव करते हैं। एमआरआई की जो टेबल है, ठीक है, ये जो टेबल है ये हमारी ट्रांस रिसीवर है। इसमें मल्टीपल कॉइल्स लगे हैं, लेकिन एरिया वाइज ये डिवाइड है, तो ये दैट इज नॉन एज बॉडी कॉइल। ये जो टेबल है अपने आप में ये बॉडी कॉइल है। आज के डेट में जो नई नई मशीनें आ रही हैं तो मोस्ट ऑफ द कॉइल टेबल में ही फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो वो मल्टी चैनल कॉइल टेबल के अंदर ही फिक्स है। ठीक है, पोस्टीरियर सिग्नल के लिए, सिर्फ पीछे के सिग्नल के लिए आपको अलग से कॉइल की नीड नहीं है। वैसे बॉडी पार्ट का आप स्कैन करना चाहते हैं जिसका इंटीरियर सिग्नल में मैंडेट है तो हम अलग से एक कॉइल यूज़ करते हैं, अगर सिर्फ पोस्टीरियर सिग्नल चाहिए। ठीक है, जैसे डॉर्सल चाहिए, लंबर चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल पीछे है, इंटीरियर सिग्नल नहीं। लेग और थाई की बात अगर हम करें तो इसमें इंटीरियर अगर मसल हम देखें तो उसका सिग्नल पुअर हो जाता है, अदरवाइज हम लेग और थाई भी हम बॉडी कॉइल में कर सकते हैं, बट इंटीरियर सिग्नल थोड़े वीक हो जाते हैं। सर्वाइकल स्पाइन भी हम बॉडी कॉइल यानी टेबल वाली कॉइल में कर सकते हैं, लेकिन लेटने के बाद ये जो पोर्शन है ये कॉइल से दूर हो जाता है। ये पीछे ये तो टच हो जाता है, अगर मैं ऐसे हूँ तो ये तो टच हो गया, लेकिन ये हमारा अलग है, तो इसकी सिग्नल उस कॉइल में बेटर नहीं आती, तो अलग से हमें ये इंटीरियर सिग्नल वाले कॉइल भी इसमें यूज करने होते हैं। ठीक है, चलो, कॉइल और के स्पेस के रिगार्डिंग एक अलग से भी मैं क्लास लूँगा, अभी सिर्फ समझने के लिए एक ग्रॉस आइडिया मैंने दिया है। अभी तक हमने ये देखा कि जब भी हमारी बॉडी के हाइड्रोजन प्रोटॉन का डायरेक्शन चेंज करना है तो ये हम आरएफ पल्स को ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे उसके बाद जब ऑफ करके ये इको निकलेगा तो ये के स्पेस में जाके फिल होगा और हमें सिग्नल मिलेगा। क्लियर है? ये इसकी पिक स्लिप अगर कुछ समझ में आए, ये रिकॉर्डिंग है ना?
ठीक है, हमने ये देखा था, ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन और ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। जब कोई भी नो आरएफ पल्स, जब कोई भी आरएफ पल्स आपने नहीं लगाया था तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन कितना था, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ से उसी को समझ में आएगा जिसने कल की क्लास रिवीजन की है। बात समझ में आ रही है? चलो अभी क्वेश्चन पूछूंगा तो पता चलेगा। कल का क्लास रिवीजन हुआ है पक्का? चलो, आरएफ पल्स अगर हमने नहीं लगाया है तो हमारी बॉडी के सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन किस डायरेक्शन में, मेन मैग्नेट यानी लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्शन में। जैसे ही आपने आरएफ और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन कितना है, 0। जैसे ही आपने आरएफ पल्स लगाया, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? अब तीसरा कंडीशन, नाइन्टी डिग्री के आरएफ पल्स को आपने क्या किया, ऑफ कर दिया। तो जब आपने ऑफ किया तो ये ऑफ करते ही ये डिक्रीज होने लगेगा और ये क्या होगा, यहाँ से ना, ये 0 था तो 0 से बढ़ने लगेगा और ये 100 था तो ये कम होने लगेगा। ठीक है, ये कम करने, बंद करने के बाद एक टाइम ऐसे आएगा कि ये अपने टोटल का 37% बच जाएगा। टोटल इसका 100% था तो उसमें से रिमेनिंग हो जाएगा 37% और ये अपने टोटल का 63% गेन कर लेगा। ठीक है, डन। जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन है ये टोटल के 37% और लॉन्गिट्यूडनल 63%, तो हम ये मानेंगे कि ये रिलैक्स हो गया और ये भी रिलैक्स हो गया। देखो, ये इस पे जब तक कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे तो ये चैन सुकून से थे। आपने 90 डिग्री का फोर्स लगाया तो ये ज़बरदस्ती का 100% और ये हो गया 0। फिर जब आपने ऑफ किया तो दोनों रिलैक्स होने लगे, 37% हुआ तो ये भी रिलैक्स हो गया, ये 63% रिलैक्स। ठीक है, इसको बोला गया ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन और इसको बोला गया लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। डन, फिक्स लो इसकी। ये डिक्रीज होते होते ये देखा गया कि यहाँ तक आते आते जितनी एनर्जी हमारे को मिल जाती है वो एनर्जी दैट इज एनफ फॉर आवर इमेज, यानी ये इतना रिलैक्स हो चुके हैं कि हमारे को सिग्नल दे रहे हैं। 37% आते आते हमारे को सिग्नल मिल जाता है, वो 63% जाते जाते सिग्नल हमारे को मिल जाता है। कंप्लीट जाता है, कंप्लीट जब आप अभी आगे देखोगे, बट उससे हमारे को, उससे आगे हमारे को सिग्नल नहीं मिलता। उससे ऊपर जाता है तो उस रिलैक्सेशन टाइम का कोई फायदा हमारे को नहीं। ठीक है, अगर आप छोड़ दोगे तो ये 0 होगा, वो 100 होगा, होगा ही। ठीक है, अगर आप अभी देखेंगे, हमें ना एक फिक्स टाइम गैप देना होता है ऑन ऑफ का। ठीक है, एक्साइट करेंगे फिर ऑफ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या देखा, पीआर और टी, सॉरी, ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन और लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन वर्ड समझ में आया, उसको और क्लियर करेंगे हम। ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन और ये है टाइम।
स्विच ऑफ करने के बाद आरएफ पल्स को आपने क्या किया, ऑफ किया। ऑफ किया यानी वो क्या था, ऑन था। तो जिस वक्त आपने आरएफ पल्स को ऑफ किया, ये जीरो टाइम पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन कितना था। बहुत इजी है, तुमको पता भी है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन कितना था जिस वक्त हमने ऑफ किया, जीरो था। तो घबराना क्यों, इतना एनेक्सियस क्यों लग रहे हो, ठीक है। चलो, इतिशा का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। इतिशा हो गया था, फिर दोबारा बता दूं। इतिशा मैक्स स्किल से इसने डिप्लोमा किया है ऑलरेडी, और ये मैक्स में 3 या 4 टाइम्स तुम लोगों ने ट्रेनिंग दी थी ना, 2 बार, एक ही बार, 8 मंथ्स, 4 मंथ्स के 2 बार इंटर्नशिप, 8 महीने ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुकी है ये, एक बार 4 महीने और एक बार 4 महीने। और ये जब करते थे तो CTMR में भी एक्सपोजर मिला था, अच्छा मिला था। चलो, जब हमने स्विच ऑफ किया तो ये जीरो जीरो टाइम पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन हमारा जीरो था। जैसे ही टाइम बढ़ा, बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा, ये अपने टोटल का 63% क्या करेगा, ये गेन कर लेगा। जितनी देर में ये 63% गेन कर लेगा, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम या टाइम 1 या T1। क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा, जीरो टाइम पे ये कितना रहेगा, देखा। जब हमने आरएफ पल्स को क्या किया, स्विच ऑफ किया, जिस वक्त स्विच ऑफ किया तो जीरो टाइम पे ये टीएम कितना था, बताओ, 100 पक्का, वेरी गुड। तो ये रहेगा हमारा 100%, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये टाइम बढ़ेगा, ये क्या होगा, घटेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपने टोटल का 37% लेंगे। तो जितनी देर में ये 37% पे आके रुकेगा, इस टाइम को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन टाइम या टाइम 2। डन, क्लियर। तो T1 और T2 क्या है, ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, ये कोई इमेज नहीं है। सबसे पहले तो ये, जो कि हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। कौन कौन सी फिल्म दे दें, T2 दे दो, T1 दे दो, एक T1 चला देना, ऐसे बोलते हैं रेडियोलिस्ट आके, यार इसमें एक T1 ले लो। तो T1 वेटेड इमेज लेने की बात करते हैं, T1 ले सकते हैं, T1 तो जस्ट टाइम है, ठीक है। इस रिलैक्सेशन टाइम के को यूज करके ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन के बेस पे जो इमेज मिलती है उसे हम T2 वेटेड इमेज बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन के बेस पे जो इमेज मिलेगी उसे हम T1 वेटेड। अब ये किस बेस पे हमें इमेज मिल है, ठीक है, इसको देखिए।
फिक्स ले लिया। इसको हम टीएम वर्सेस टाइम ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। इसको एलएम वर्सेस टाइम ग्राफ। अब नाइन्टी डिग्री का आर एफ पल्स दिया और ऑफ कर दिया, ठीक है। इसके समझने के लिए सबसे बेटर आइडिया है, ये एक्चुअली हम ये आर एफ पल्स लगा किस पे रहे हैं, आर एफ पल्स किस पे लगा रहे हैं हम, अपनी बॉडी, ठीक है, अपनी बॉडी की, नो डाउट हाइड्रोजन प्रोटॉन पे, लेकिन ये आपकी बॉडी है। आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट का स्कैन कर रहे हो, चाहे रिस्ट का करो, ब्रेन का करो, स्पाइन का करो, एब्डोमेन का करो, हर बॉडी पार्ट में आपके मेजर 4 कंपोनेंट्स हैं, मेजर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं। वो कौन कौन से हैं? फैट है, मसल है, बोन है और वाटर है। फैट, मसल, बोन और वाटर, फैट, मसल, ये मेजर 4 कंपोनेंट्स आपकी पूरी बॉडी में हर जगह यही है। स्किन के जस्ट नीचे फैट है, उसके बाद मसल है, फिर बोन है। फ्लूइड की जगह फिक्स है। वैसे फ्लूइड तो हर सेल्स के अंदर है, और अगर वो सेल्स के अंदर फ्लूइड नहीं होता तो हाइड्रोजन प्रोटॉन होता ही नहीं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से लेके हर जगह जहाँ पे भी देखें हर जगह आपके हाइड्रोजन प्रोटॉन है, ठीक है। बट अगर फ्लूइड की बात करें तो हमारी बॉडी में फ्लूइड की जगह फिक्स है। ब्रेन में सीएसएफ के फॉर्म में है, स्पाइन में सीएसएफ के फॉर्म में है। अगर आप नीचे आओ तो आई बॉल के अंदर है, उससे नीचे आओ चेस्ट में कहाँ पे फ्लूइड है? चेस्ट में ऐसा सिग्निफिकेंट फ्लूइड नहीं है, बट प्लूरल लेयर के अंदर मिनिमल फ्लूइड होता है, ये है। उसके बाद आप जीआई ट्रैक में आ जाओ तो जीआई ट्रैक के अंदर फ्लूइड होता है, वो नॉर्मल है, जो हम खाते हैं पीते हैं उस फॉर्म में है। सीबीडी के अंदर, पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर बिलियरी रेडिकल्स हैं उनके अंदर, या गॉल ब्लैडर के अंदर फ्लूइड होगा, पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर होगा, जीआई ट्रैक के अंदर होगा। इसके अलावा किडनी में जो यूरिन फिल्टर हो रहा है, रीनल कैलिसेस में, यूरेटर में, ब्लैडर में, जितनी जगह मैंने ये बताई, इसके अलावा जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल कैप्सूल के अंदर होता है। इस फ्लूइड के अलावा आपकी बॉडी में जहाँ कहीं पे भी फ्लूइड आएगा दैट इज एबनॉर्मलिटी। जितना अभी हमने काउंट किया, इसके अलावा कहीं पे भी अगर फ्लूइड आएगा दैट इज एबनॉर्मलिटी, वो एबनॉर्मल है, दैट इज फाइंडिंग, दैट इज डिजीज। क्लियर है? डन। तो हमारी बॉडी के मेजर ये 4 कंपोनेंट्स, हम क्या करते हैं, ये जो फोर्स लगता है हमारी बॉडी पे लगता है, तो इसको हम समझने के लिए ऐसा करते हैं कि हम अपनी बॉडी को मानते हैं टेबल, एक टेबल, और उस टेबल पे हमने 4 पॉट रखे, एक पॉट में बोन, एक में मसल और एक में फैट और एक में वाटर, ठीक है। ये टेबल लिया और 4 पॉट आपने रख दिए, 4 पॉट ऐसे चारों कोने पे रखते हैं, ठीक है।
4 पॉट टेबल के चारों कोने पे रखे और चारों में एक में फैट रखा है, एक में मसल रखा है, एक में बोन रखा है और एक में फ्लूइड रखा है। सेंटर ऑफ द टेबल पे आप एक हैमर से हिट करो। हिट करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि चारों पॉट पे इक्वल फोर्स लगे, ये नहीं कि किसी पे ज़्यादा किसी पे कम, ऐसा नहीं। जो हिट करोगे तो उससे एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी क्या करेगी, चारों पॉट को वाइब्रेट करेगी, मसल भी वाइब्रेट करेगा, बोन भी करेगा, फ्लूइड भी करेगा, फैट भी, सारे करेंगे। तो हमें उस टेबल पे 4 पॉट रखने हैं, चारों में ये रखना है और टेबल के सेंटर में इस वे में हिट करना है कि चारों पॉट पे इक्वल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो और इक्वल फोर्स लगे। अब जो आपने हैमर से हिट किया तो जो भी फोर्स लगा हैमर के थ्रू, उसके वजह से इन चारों पॉट में वाइब्रेशन होगी, उनके अंदर जो मोलकुल हैं वो वाइब्रेट करेंगे। कब तक वाइब्रेट करेंगे, जब तक हैमर से निकली हुई एनर्जी को वो रिलीज न कर दे। क्लियर है। प्रैक्टिकली अगर नेकेड आई से हमें फोटो लेना है, तो अगर आप फोटो लोगे तो अगर जल्दी फोटो लो तो कौन कौन वाइब्रेट कर रहा होगा, उछलते हुए में फोटो लेनी है अच्छे से, तो सबसे पहले कौन रिलैक्स होगा, क्यों बोन क्यों होगा, क्यों, आंसर सही है बट क्यों होगा बताओ। ठीक है, आंसर सही है बट इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो क्या होगा, वेरी गुड, वाइब्रेट ज़्यादा नहीं करेगा, टाइटली अटैच है तो वाइब्रेट ज़्यादा नहीं करेगा। क्यों, ये दोनों बात सही है कि वो टाइटली अटैच भी है और वाइब्रेट ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन दोनों वाइ क्या, कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ, सपना, चल अनस एक्सप्लेन करो। ठीक है, ठीक है, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, वाइब्रेट कम करेगा, एनर्जी जल्दी रिलीज कर देगा। ठीक है, ऑलमोस्ट यही आंसर है। ठीक है, कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र कब हो रही है, जब एक सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में एनर्जी ऐसे ही जाएगी ना, जैसे यहाँ से एनर्जी निकली तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जब तक इस हाथ से बाहर नहीं जाए तब तक ये नहीं। तो एनर्जी को निकलने के लिए वो जितना स्टेबल है, अगर बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो अगले सेल को उतना जल्दी वो ट्रांसफ़र एनर्जी नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। जितना देर से एनर्जी को अगले सेल को करेगा वो आगे फर्दर उतना ही डिले करेगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का रिलीजिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर उसके अंदर के मॉलिक्यूल टाइटली अटैच नहीं हो तो। अगर लूजली अटैच होंगे तो उनमें वाइब्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से एक सेल या एक एटम दूसरे एटम के पास एनर्जी इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, रेजोनेंस क्रिएट इजीली नहीं होगी, क्योंकि वाइब्रेशन ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से एक सेल दूसरे पे एनर्जी इजीली ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ठीक है,
जब इजीली ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो उसके अंदर एनर्जी काफ़ी देर तक रहेगी, और जितनी देर तक एनर्जी रहेगी उतनी देर वो क्या करेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो हम हैमर से हिट कर रहे हैं तो एग्जैक्ट सिचुएशन यही है। सबसे ज़्यादा टाइटली अटैच कौन है, बोन है, तो बोन इजीली एनर्जी को रिलीज कर देता है क्योंकि उसमें वाइब्रेशन कम होती है। उसके बाद मसल है, उसके बाद फैट है, उसके बाद वाटर। अच्छा, रेस्ट इन तीनों में, फैट, मसल, बोन और वाटर, वाटर एक तरफ और इन तीनों को एक तरफ रखें। प्रैक्टिकली आप जस्ट इमेजिन करो कि आपने हिट किया, हिट करने के बाद कौन कितनी देर तक वाइब्रेट करेगा, कंपैरिजन वाइज अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा देर कौन वाइब्रेट करेगा, फैट। क्यों? पहले तो मेरा ये क्वेश्चन था कि इन तीनों के रेस्पेक्ट में वाटर और इनमें कंपेयर करना है। वैसे इन चारों में सबसे ज़्यादा वाइब्रेट कौन करेगा, वाटर। कितना ज़्यादा, ज़्यादा तो करेगा लेकिन कितना ज़्यादा, किस पे, फोर्स तो चारों पे एक बराबर लगा है। ठीक है, आप वैसे भी धीरे से एक कंकड़ मार के देखो पानी के अंदर, आप फिंगर से ऐसे हिला के देखो। हाँ, बात सही है। मैं प्रैक्टिकली ऐसे ही इन जनरल पूछ रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकली बताओ कि दोनों के रिलैक्सेशन टाइम में कितना डिफरेंस होगा। बहुत ज़्यादा, यही होता है ना। आप अगर हैमर से हिट किए हो तो क्या देखोगे, आप थोड़ी देर घूम फिर के आ जाओ तब तक पानी हिल ही रहा है, और जो रेस्ट ऑफ द टिश्यूज क्या होंगे, जंप करेंगे और जंप करते ही रिलैक्स हो जाएंगे। वो तो आपकी आंखों के सामने हो गए, पानी को तो वेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो वाटर के रेस्पेक्ट में रेस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू का रिलैक्सेशन टाइम, इनको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स होने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है? वाटर का रिलैक्सेशन टाइम विद रिस्पेक्ट टू फैट ज़्यादा है, फैट का रिलैक्सेशन टाइम मसल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, मसल का रिलैक्सेशन टाइम बोन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में देखूं तो सबसे पहले बोन, उसके बाद फिर और फिर वाटर। ये रिलैक्सेशन टाइम के बेस पे बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो जब आप यहाँ से आर एफ पल्स लगा के ऑफ करोगे तो ये एनर्जी यहाँ से रिलीज होनी शुरू होगी और यहाँ तक आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं इस यहाँ की बात करूँ, एक पार्टिकुलर टाइम पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे कौन होगा, अब सपोज करो बोन यहाँ है तो मसल कहाँ होंगे, फैट क्या होगा, और नीचे वाटर कहाँ होगा, और नीचे। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी प्रोपोर्शन, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज किया, बोन जल्दी से, उसके बाद मसल, उसके बाद फैट, वाटर अभी बहुत कमी है। वाटर अगर यहाँ पहुँच जाए तो बाकी के टिश्यू कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे और ऊपर, यानी बोन। अगर वाटर का मैक्सिमम पिक देखना हो तो क्या करना पड़ेगा, वो सिर्फ अकेला दिखेगा, आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक हैमर हिट किया, उसके बाद आप दूसरा हैमर हिट करो, फिर तीसरा हैमर हिट करो, और जितनी बार हैमर हिट कर रहे हो एक हैमर से दूसरे हैमर के बीच में एक फोटो क्लिक करो। कंडीशन क्या है,
हैमर हिट करना है लगातार, और एक हैमर से दूसरे हैमर के बीच में एक फोटो क्लिक करनी है, किसकी, टेबल की, उछलते हुए चीज़ों को देखने के लिए, जो एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं उनको देखने के लिए। तो एक बार आप क्या कर रहे हो कि जल्दी जल्दी हैमर हिट कर रहे हो और फोटो भी जल्दी जल्दी ले रहे हो, जल्दी से हिट किया फोटो लिया, फिर हिट किया फिर फोटो लिया। एक में क्या कर रहे हो, हिट कर रहे हो, देर से फोटो ले रहे हो, और देर से दूसरा हिट कर रहे हो, यानी एक हैमर से दूसरे हैमर के बीच का टाइम बढ़ा रहे हो आप। ठीक है, गिर रहा है क्या वहां से, गिरेगा नहीं। एक हैमर से नीचे तोड़ा जा रहा है, ऊपर नहीं टूट रहा है, नीचे हो रहा है। एक हैमर से दूसरे हैमर के बीच का टाइम आपने बढ़ा दिया, जाहिर सी बात है, जब टाइम बढ़ाया तो फोटो लेने का भी टाइम आपने बढ़ाया। ठीक है, अगर एक हैमर से दूसरे हैमर के बीच का टाइम शॉर्ट है तो फ्लूइड का सिग्नल आएगा क्या, मतलब फोटो में फ्लूइड कैसा दिखेगा। आपने एक हैमर हिट किया, अभी फ्लूइड ने एनर्जी रिलीज नहीं किया था, तब तक दूसरा कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, फिर चौथा कर दिया, वैसे में फ्लूइड क्या कर रहेगा, कंटिन्यूअसली वो वाइब्रेट करता रहेगा, उसको एनर्जी रिलीज करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जो मसल है, बोन है, फैट है, उनका रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट है, तो वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन, आपने एक हैमर से दूसरे हैमर के बीच का टाइम बढ़ा दिया आपने, तो वाटर का सिग्नल, तो वाटर ने अपनी एनर्जी तो रिलीज कर दी, उसका सिग्नल आपको मिल भी जाएगा, लेकिन मसल, बोन, फैट वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर चुके होंगे, जब हम उनकी फ़ोटो लेने जाएंगे तो हो सकता है कि हमें वो दिखाई नहीं दे। बात समझ में आ रही, क्लियर है। अब इस हैमर के जगह पे क्या है, ये 90 डिग्री का आर एफ पल्स। टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, ज़्यादा हो गया। इस हैमर की जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं 90 डिग्री का आर एफ पल्स। ठीक है, एक 90 डिग्री से दूसरे 90 डिग्री के बीच के टाइम हम बोलते हैं टाइम ऑफ रिपीटेशन, रिपीट करने का टाइम। और एक 90 डिग्री देने के बाद जितनी देर के बाद आपको इको मिलता है, ठीक है, इस टाइम को बोलते हैं हम टाइम ऑफ इको, और इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ रिपीटेशन, यानी ये होता है टी आर और ये होता है टी, रिपीट करने का टाइम और इको लेने का टाइम, एक हैमर से दूसरे हैमर और कैमरे से बीच में फोटो लेना। ठीक है, ये अगर ज़्यादा रखोगे तो फ्लूइड का सिग्नल आपको बेटर मिलेगा, लेकिन मसल, बोन का सिग्नल वीक हो जाएगा। फैट का सिग्नल ऐसा है कि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते हैं, वो सेमी सॉलिड है, उसमें फ्लूइड की भी प्रॉपर्टी है और सॉलिड की भी प्रॉपर्टी है, तो वो इसमें भी दिखाई देगा और इसमें भी दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसके बीच का टाइम शॉर्ट कर देते हो तो मसल का सिग्नल वीक हो जाएगा, सॉरी लॉन्ग कर देते हो, मसल का सिग्नल वीक हो जाएगा और बोन का भी सिग्नल वीक हो जाएगा। जल्दी लेते हो तो मसल और बोन के सिग्नल आ जाएंगे, लेकिन फ्लूइड का सिग्नल नहीं आएगा। क्लियर है, इसको कल देखते हैं, आज क्लास थोड़ा लेट से हुआ, अदरवाइज ये एक दिन का ही टॉपिक है। ठीक है।